देखो बच्चों, नदी की एक टेंडेंसी होती है, या कह सकते हैं उसका एक फीचर होता है नदी का। जब पानी बहता है तो वो जिस टोपोग्राफी पे, जिस लैंडफॉर्म पे वो बह रहा है, वो उसके हिसाब से बहेगा। अगर पानी पहाड़ों में बह रहा है, मतलब स्लोप ज्यादा है, तो वो सीधा बहेगा नदी। ठीक है, डाउन कटिंग ज्यादा होगी, साइड कटिंग नहीं होगी। मतलब इरोजन जो साइड्स में नहीं होगा बिल्कुल भी। नदी का इरोजन जो होगा वो नीचे होगा, डाउन कटिंग होगी, अपने अपने ही बेड को काटेगी। उसके बाद जब नदी नीचे आती है प्लेन्स में, तो उसकी स्पीड बहुत कम हो जाती है, क्योंकि स्लोप कम हो गया, ऑब्वियस सी बात है। उस टाइम पे उसकी टेंडेंसी होती है कि घूम घूम के चलती है, इस शेप में चलेगी वो, इस शेप में। ये इसकी टेंडेंसी है, ये इसका फीचर है नदी का, याद रखने वाली बात है। ऐसे चलने को, इस तरीके का चैनल पैटर्न बनाने को हम मिएंडर बोलते हैं। ठीक है, और इस प्रोसेस को मिएंडरिंग बोलते हैं। याद रहेगा मिएंडर क्या होता है। मिएंडर कोई लैंडफॉर्म नहीं है, मिएंडर इस चैनल का नाम है, इस रास्ते का नाम है जिसमें नदी चल रही है। नदी ने अपना रास्ता इसी तरीके से बनाया। ठीक है, सिंपल सी बात है, जब स्लोप ज्यादा होगा तो सीधी बहेगी पहाड़ों में। ठीक है, जब प्लेन्स में आ जाती है तो मेंडर करने लगती है। हमें यह पढ़ना है कि मेंडर क्यों कर रही है, वो तो हमें पता चल गया, स्लोप कम है। इसका प्रोसेस क्या है, स्लोप कम होने से कैसे मेंडरिंग हो रही है ना। स्लोप कम हो रही है तो बेचारी को चुपचाप सीधे सीधे चलना चाहिए, धीरे धीरे चल रही है, आराम से सीधे सीधे निकल जाए, लेकिन ये घूमने लग गई, है ना। ऐसा क्यों? तो इसका जवाब भी, जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले स्टेटमेंट बताई है कि नदी जब स्लोप ज्यादा होता है, उसकी स्पीड ज्यादा होती है, तो डाउनवर्ड कटिंग करती है, डाउनवर्ड इरोजन करती है। क्यों क्यों? अब यहां पे सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, कोई नहीं बताएगा ये बात तुम्हें। नदी जब उसकी स्पीड ज्यादा होगी इस तरीके से, तो उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी बीच में होगी। स्ट्रीमलाइन मोशन, फिजिक्स का कंसेप्ट है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम वेलोसिटी बीच में होगी, जिसकी वजह से जो ज्यादा जो इंपैक्ट पड़ेगा वो नीचे वाले पत्थरों पे पड़ेगा, डाउनवर्ड कटिंग होगी, ज्यादा सॉरी डाउनवर्ड कटिंग होगी। लेकिन जब नदी का स्लोप कम होगा तो उसकी जो ज्यादा स्पीड होगी वो साइड्स में होगी, इधर और इधर। बाहर निकलना चाहेगी नदी अपने किनारों को तोड़ के। ठीक है, ये फिजिक्स का कंसेप्ट है, इसमें हमें नहीं जाना, हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसीलिए लेटरल इरोजन, साइड्स में इरोजन ज्यादा होगा जब स्लोप कम हुआ। ये बात मैंने बता दी। इसी से स्लोप जब कम होगा तो वो लेटरल इरोजन करती है, साइड्स में अपने किनारों को काटती है, लेफ्ट और राइट में काटेगी, इरोजन करेगी। यही जो कंसेप्ट है, यही जन्म देता है मेंडर्स को। कैसे, वो मैं भी आपको समझाने वाला हूं। ठीक है, चैप्टर 7 है लैंडफॉर्म्स अंडर इवोल्यूशन, द पोजिशनल लैंडफॉर्म्स मेड बाय रनिंग वाटर के अंदर मेंडर्स एक टॉपिक है, वो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में खोल के देखोगे आपको समझ आ ही जाएगा। चलिए, पहली लाइन क्या बोलते हैं एनसीईआरटी। इन लार्ज फ्लड एंड डेल्टा प्लेन्स, जो बड़े फ्लड प्लेन्स होते हैं, डेल्टा प्लेन्स होते हैं, रिवर्स रेयरली फ्लो इन स्ट्रेट कोर्सेस, वहां पे रिवर्स रेयरली स्ट्रेट कोर्सेस में फ्लो करती है। इन दीज एरियाज, विच एरियाज, फ्लड प्लेन्स एंड डेल्टा प्लेन्स, रिवर्स जनरली फ्लो इन meanders। ठीक है, और दे meander, दे फ्लो इन meander, meandering path, समझ गए। वो क्या करती हैं, दे नेवर फ्लो इन स्ट्रेट कोर्स, वो कभी भी सीधे कोर्स में नहीं चलती, जनरली यही होता है। ठीक है, कोई मजबूरी है तो अलग बात है, जनरली स्ट्रेट कोर्स में नहीं चलेगी, meandering करती हुई चलेगी, दे विल मेक meanders। आगे क्या कह रहा है, लूप लाइक चैनल पैटर्न कॉल्ड meanders। लूप लाइक, इस तरीके से लूप बनती है, ये इस तरीके से लूप बनती है। ठीक है, चैनल पैटर्न्स कॉल्ड मेंडर डेवलप ओवर फ्लड एंड डेल्टा प्लेन्स। तो जब नदी सीधी नहीं चल रही है, दो कैरेक्टरिस्टिक बताई आपने, एक तो बोल रही कि नदी सीधी नहीं चलेगी कभी, दूसरी लूप लाइक चैनल पैटर्न बनेंगे जिनको कि हम मेंडर्स बोलते हैं। ये डेवलप हो जाएंगे फ्लड प्लेन्स और डेल्टा प्लेन्स में। मेंडरिंग हमेशा फ्लड प्लेन्स और डेल्टा प्लेन्स में होती है। ठीक है, अब आप ये बात कहोगे, एक बात आज क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है कि हमने पढ़ा था कैनियंस में जो मेंडर्स बनते हैं, इनसाइड मेंडर्स, है ना। अरे भैया, वो भी प्लेन्स में ही था, वो नदी प्लेन में ही मेंडर कर रही थी। नीचे का या साइड का बेडरॉक ऐसा था, उसके अंदर जनरली लाइमस्टोन मिलता है। वहां पे लाइमस्टोन क्या होता है, थोड़े टाइम बाद वो पानी में घुल जाता है। जब पानी में घुल जाएगा तो सारा बह के नदी के साथ बह जाता है उसका बेड, तो नदी अपने आप ही धीरे धीरे गहरी होती चली जाती है। ठीक है, तो वहां भी मेंडर ही बने थे। मेंडर के बाद जब लाइमस्टोन आ गया, तो लाइमस्टोन जब आया तो वो पानी में घुल के चला गया, तो नदी का बेड धीरे धीरे गहरा होता चला गया।
वो अलग केस है, उससे कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो मेंडर जो होते हैं, अब ये डिपोजिशन लैंडफॉर्म है, कैसे, ये मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूं। नेक्स्ट लाइन हमारी क्या बोलती है, मेंडर इज नॉट ए लैंडफॉर्म। मेंडर एक लैंडफॉर्म नहीं होता, बट इज ओनली ए चैनल पैटर्न। लेकिन ये सिर्फ एक चैनल पैटर्न होता है, ये नदी के चलने का तरीका है और कुछ नहीं है, ये लैंडफॉर्म नहीं है। लैंडफॉर्म इसकी वजह से बनते हैं, मेंडरिंग की वजह से, ठीक है। कैसे बनेंगे वो हम बता रहे हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ रीजन बताए इसमें 3 एनसीईआरटी ने। प्रोपेंसिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग ओवर जेंटल ग्रेडियंट्स टू वर्क लेटरली ऑन द बैंक्स। ये क्या बोल रहा है कि जो वाटर बैंक में नदी के में जो पानी चलता है, उसकी क्या होती है प्रोपेंसिटी, उसकी टेंडेंसी होती है, उसकी खास बात होती है, कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो साइड्स में इरोजन करेगा। लेटरली ऑन द बैंक, ग्रेडियंट्स टू वर्क ऑन द लेटरल, कि जेंटल स्लोप में जब नदी चलती है तो उसके जो ग्रेडियंट्स है, उसकी जो इरोसिव फोर्सेस है, वो नदी के किनारों को काटने की कोशिश करती है। नदी के किनारों पे ज्यादा काम करेगी, नीचे काम नहीं करेगी रिवर बेड पे। अरे नदी दो ही जगह इरोजन कर सकती है ना, या तो अपने नीचे करेगी जिस बेड पे बह रही है, जिस मिट्टी पे बह रही है, या साइड्स में करेगी। नीचे वो तब करती है जब स्लोप ज्यादा होता है, जब स्लोप कम होता है तो वो नीचे नहीं करता, वो साइड्स में करती है। यही बोल रहा है यार, सिंपल सी बात, कि उसकी जो टेंडेंसी होती है लेटरल इरोजन करने की, ठीक है। उन ग्रेडियंट्स, वो जो ग्रेडियंट्स है वो लेटरली वर्क करते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इसकी वजह से होता क्या है, अनकॉन्सोलिडेटेड नेचर ऑफ एल्यूवियल डिपॉजिट्स मेकिंग अप द बैंक्स विद मेनी इरेगुलरिटीज व्हिच कैन बी यूज्ड बाय वाटर एक्सर्टिंग प्रेशर लैटरली। क्या बोल रहा है, बैंक बन गए, एल्यूवियल डिपॉजिट्स हैं, लेकिन ये एल्यूवियल डिपॉजिट्स इरेगुलर हैं, मतलब ऐसे भी हो सकते हैं, 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 इस तरीके के इरेगुलर डिपॉजिट्स है, समझ लो। तो अनकॉन्सोलिडेटेड नेचर ऑफ एल्यूवियल डिपॉजिट्स, अनकॉन्सोलिडेटेड है, सेटल डाउन नहीं हुए, सेटल डाउन नहीं हुए, एल्यूवियल डिपॉजिट से ऊपर से आए हैं, ऊपर से आए तो नीचे जमा हुए, तो अभी इन्हें सेटल होने में टाइम लगेगा, सेटल ये हुए नहीं है, तो इसका मतलब इनका इरोजन जल्दी हो सकता है ना। मेकिंग अप बैंक विद मेनी इरेगुलरिटीज, जो बैंक बनाए हैं, नदी ने जो बैंक अपना बनाया, फ्लड प्लेन्स जो बनाए, वो बनाए तो एल्यूवियल डिपॉजिट से ही है। वो एल्यूवियल डिपॉजिट्स एक तो अनकॉन्सोलिडेटेड है और इरेगुलर भी है, विद मेनी इरेगुलरिटीज विच कैन बी यूज्ड, और वो इरेगुलरिटी जो है और उसका जो अनकॉन्सोलिडेटेडनेस है, मैटर सेटल नहीं हुआ है और इरेगुलर है, उसका नदी फायदा उठा लेती है। नदी ऑलरेडी प्रेशर मार रही है साइड्स में, अब क्या होगा जब पानी बहेगा, मान लीजिए यहां से पानी बह रहा है तो नदी साइड्स में प्रेशर मार रहा है, अब यहां पे इस जगह पे इरेगुलरिटी है, अनकॉन्सोलिडेटेड भी एल्यूवियल मटेरियल, तो पानी यहां से इसको तोड़ के बाहर निकल जाएगा। पहले थोड़ा, एकदम से ऐसे नहीं भाग जाएगा, क्या होगा, धीरे धीरे ये बड़ा होने लगेगा, फिर और बड़ा होने लगेगा, फिर और बड़ा होने लगेगा, फिर जैसे जैसे नदी का कटाव, नदी काटती रहेगी साइड में, सारा मैटर अनकॉन्सोलिडेटेड है, तो ऐसे कर करके नदी जो है वो इस यहां पे सीधे जाने की बजाय इस तरीके से घूम जाएगी। यही प्रोसेस फिर आगे रिपीट होगा, एक लूप यहां बन गई, एक लूप यहां बन जाएगी, हो गया ना। तो ये मेंडरिंग ऐसे डेवलप होती है। लैटरल इरोजन हो रहा है, लैटरल इरोजन तो हो रहा है, लेकिन जो बैंक्स के साइड में मटेरियल है वो भी अनकॉन्सोलिडेटेड इरेगुलर है। इरेगुलर मटेरियल जब होता है तो नदी को काम करने के लिए, इरोजन करने के लिए ज्यादा उसको अच्छा ग्रिप मिल जाती है एक तरीके से, समझ लो ना, है ना। तो क्या होगा, उसको इरेगुलर अनकॉन्सोलिडेटेड, तो नदी क्या होती है, साइड अपना ही किनारा काटने लगती है, जब अपना किनारा काटेगी तो दूसरी तरफ रास्ता बनाने लगती है, और वो रास्ता बदल के ऐसे घूम के आ जाता है इस तरीके से। बस इतनी सी कहानी है। तीसरा क्या बोल रहा है, ये फैक्टर तो है ही दो, तीसरा फैक्टर एक और जो काम कर रहा है यहां पे, वो है हमारा कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स एक्टिंग ऑन द फ्लूइड वाटर डिफ्लेक्टिंग इट लाइक डिफ्लेक्ट्स द विंड। ये कह रहा है कि कोरियोलिस फोर्स भी वाटर को डिफ्लेक्ट करती है। मान लीजिए नदी सीधा इधर बह रही है, तो कोरियोलिस फोर्स क्या करेगी, वो मान लीजिए इस तरफ की कोरियोलिस फोर्स अभी मान लेते हैं, अभी कोरियोलिस फोर्स भी बताऊंगा, ज्यादा टेंशन मत लो। तो कोरियोलिस फोर्स की वजह से पानी इधर प्रेशर ज्यादा डालेगा, इधर प्रेशर ज्यादा डालेगा। अब क्योंकि ये मैटर अनकॉन्सोलिडेटेड है और इरेगुलर भी है, तो कहीं ना कहीं तो रास्ता नदी को मिल ही जाएगा, तोड़ देगी किनारा अपना, और धीरे 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 ये किनारा क्या होगा, छोटा, वो टूटना स्टार्ट हो जाएगा, ऐसे करके फिर दोबारा वापस आके यहीं घूम जाएगी, समझ गए। फिर यहां पे आएगी,
अब नदी का रास्ता ये हो चुका है, फिर दोबारा घूमने स्टार्ट हो जाएगी, एक और लूप बन जाएगी। ये प्रोसेस चलता रहता है। नदी जो है वो हमेशा मेंडर करती हुई चलती है प्लेन्स में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, कोरियोलिस के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। कोरियोलिस के लिए ज्यादा अभी सोचने की जरूरत नहीं है। कोरियोलिस में जब क्लाइमेट पढ़ाऊंगा तब अच्छे से पढ़ाऊंगा, ठीक है। कोरियोलिस बस इतना ध्यान रखिए कि कोरियोलिस की वजह से, पता तो आपको मोटा मोटा होगा कि क्योंकि अर्थ घूम रही है, अर्थ घूम रही है, तो इतना ध्यान रखो कि जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उस पे भी थोड़ा सा, वो एटमॉस्फेयर भी उसके साथ थोड़ा थोड़ा घूमता है ना। उस पर वो प्रेशर डालती है, थोड़ा सा उसको डिफ्लेक्ट करती है अपने घूमने की वजह से अर्थ, बस उसी को कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। क्योंकि अर्थ के दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, इक्वेटर से ऊपर, इक्वेटर से नीचे, है ना। तो रिफ्लेक्शन जो होगा वो इक्वेटर से ऊपर राइट हैंड साइड पे होता है, इक्वेटर से नीचे लेफ्ट हैंड साइड पे होता है। इतना सब अभी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, ये मैं बाकायदा अच्छे से एग्जांपल के साथ जब क्लाइमेट पढ़ाऊंगा उसमें कोरियोलिस अच्छे से पढ़ाऊंगा, ठीक है। फिलहाल बस इतना याद रखना है कि क्योंकि एक नदी बह रही है, कोरियोलिस फोर्स एक्ट करती है, तो कोरियोलिस विंड पे तो एक्ट करती है, पानी पे भी एक्ट करती है। इवन जो हमारे ओशन करंट्स हैं उनको डेवलप होने में भी काफी हेल्प कर, काफी जो मतलब बड़ा हाथ है वो कोरियोलिस का है, ठीक है। तो कोरियोलिस जो है वो वाटर को डिफ्लेक्ट करती है और एयर को भी डिफ्लेक्ट कर देती है कोरियोलिस फोर्स, बस इतना ध्यान रखना है। और अगर कहीं नदियां पानी बह रहा है तो कोरियोलिस फोर्स उसको डिफ्लेक्ट करेगी एक तरफ, वहां का किनारा टूटेगा। किनारा जल्दी इसलिए टूट जाएगा क्योंकि मैटर ऑलरेडी अनकॉन्सोलिडेटेड है, एलिवेटेड डिपॉजिट्स जो ऊपर से आए वो भी सेटल नहीं हो पाए ठीक से, और इरेगुलर भी है। इरेगुलरिटी होती है जल्दी से काटने का, पानी को काटने की जगह मिल जाती है, ठीक है। चलिए, तो यहां तक हो गया। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ते हैं आगे एनसीईआरटी क्या बोलती है। चलिए आगे एनसीईआरटी क्या बोलती है, वही जो हमने पढ़ा थोड़ा सा वही समझा रही है। पहले तो देखते हैं। व्हेन ग्रेडियंट ऑफ द चैनल बिकम्स एक्सट्रीमली लो, जब चैनल का ग्रेडियंट, स्लोप ग्रेडियंट जो बहुत ही कम हो जाएगा, वाटर फ्लोज लीजरली एंड स्टार्ट्स वर्किंग लेटरली, तो वाटर क्या होगा, बहुत आराम से बहेगा, प्यार से आराम नाम से चल रहा है। स्लोप ही नहीं है तो क्या करेगा, स्लोप कम है तो बहुत धीरे रहेगा। और स्टार्ट्स वर्किंग लेटरली, जितना स्लोप कम होगा उतना जरा साइडों पे वो काम करना स्टार्ट करेगा, इरोजन जो होगा साइडों में स्टार्ट हो जाएगा, है ना। ये तो पढ़ा है, यही पढ़ा ना हमने कि जब स्लोप कम होगा तो इरोजन साइड्स में होगा, बेस पे नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, स्लाइट इरेगुलरिटीज अलोंग द बैंक्स। अब बैंक्स में कहीं ना कहीं इरेगुलरिटी, ऐसा तो है नहीं बैंक के स्केल से लाइन खींच दी, इस तरीके से तो होते नहीं है, नहीं, बैंक्स होते हैं इस तरीके से, ऐसे ऐसे होते हैं। इवन हमारी कोस्ट लाइन्स भी ऐसी होती हैं, बहुत ही इंटेंडेड होती हैं, ध्यान रखना इस बात का, कोस्ट लाइन भी इसी तरीके की होती है। तो क्या होगा कि जो बैंक में इरेगुलरिटीज होती हैं slowly get transformed into small curvature in the banks। क्या होगा, वो इरेगुलरिटीज जो है, मान लीजिए मैंने आपको क्या बताया था, ये मान लीजिए थोड़ी सी कहीं इरेगुलरिटी है, तो ये इरेगुलरिटी क्योंकि पानी साइड में काट कर रहा है, साइड में लेटरल कटिंग कर रहा है और कोरियोलिस भी अपना काम कर रही है ना, तो क्या होगा, ये कर्वेचर में चेंज हो जाएगा इरेगुलरिटी, फिर और बड़े कर्वेचर में हो जाएगी, और वो कर्वेचर टाइम के साथ बड़ा होता जाएगा। कर्वेचर मतलब घुमाव। The curvature deepens due to deposition on the inside of the curve and erosion along the bank of the outside। क्या हो, ये कर्वेचर जो है इस तरीके से बन रहा है, ठीक है। यहां पे ये इरेगुलरिटी थी, ये कर्वेचर बन गया। अब इस कर्वेचर में क्या होगा, यहां पे तो इरोजन होगा क्योंकि नदी इस तरफ कर रही है, जब इधर घूम गई तो यहां पे स्पीड कम हो जाएगी, तो यहां पे डिपोजिशन होने लगेगा, जो पीछे सेडिमेंट्स लाई है वो यहां डिपोजिट होने लगेगा, तो वो कर्वेचर यहां से भी इस तरीके के बन जाएगा। समझिए, यहां पे इस तरीके से क्या बोला इसने, डीपन्स इनसाइड ऑफ द कर्व, कर्व के इनसाइड में तो इरोजन होगा, और आउटसाइड जो होगा कर्व के बाहर की तरफ, यहां पे इस किनारे के साथ साथ, इस किनारे के साथ साथ यहां पे डिपोजिशन होने लगेगा, तभी तो फ्लो वो होगा, यहां पे डिपोजिशन होने लगेगा। जैसे जैसे कर्वेचर बढ़ता जाएगा, डिपोजिशन इधर की तरफ बढ़ता जाएगा, है ना। तो धीरे धीरे फिर ये रूट ही चेंज हो जाएगा, नदी का रूट ही ये बन जाएगा इधर, धीरे धीरे फिर ये नदी का रूट इस तरह बन जाएगा, ऐसे करके फिर दोबारा घूम जाएगी, फिर इधर आ जाएगा, है ना। इफ देयर इज नो डिपोजिशन और इरोजन और अंडरकटिंग,
अगर कोई डिपोजिशन नहीं है, कोई इरोजन नहीं है, अंडर कटिंग नहीं है, अंडर कटिंग मतलब अपनी कर्वेचर के अंदर जो काटती है, तो क्या होगा, द टेंडेंसी टू मेंडर इज रिड्यूस, मेंडर करने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। सही बात है, इरोजन जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा नदी मेंडर करेगी। कहां पे, बाहर की तरफ कर्वेचर में इरोजन ज्यादा और पीछे की तरफ डिपोजिशन, दोनों होने चाहिए, तभी तो यहां से पानी का रास्ता ब्लॉक होगा जब यहां डिपोजिशन होगा। जितना ज्यादा ब्लॉक होता चला जाएगा उतना ज्यादा आगे ने पानी फोर्स करता चला जाएगा। यही तो होगा ना, पानी को तो रास्ता चाहिए निकलने के लिए, कहीं ना कहीं से निकलेगा। तो वैसे ही वो उसी तरीके से अगर ये इरोजन और डिपोजिशन की कैपेसिटी कम होगी तो मेंडरिंग भी कम हो जाएगी, अगर ज्यादा है तो मेंडरिंग होगी। ठीक है, नेक्स्ट लाइन क्या, नॉर्मली इन मेंडर्स ऑफ लार्ज रिवर्स, जनरली लार्ज रिवर्स के मेंडर्स होते हैं, देयर इज एक्टिव डिपोजिशन अलोंग द कॉनकेव बैंक एंड अंडरकटिंग अलोंग द कॉन्वेक्स बैंक। यहां पे थोड़ा सा क्या हो रहा है, लोचा आ गया, कि ये तो हमें समझ आ गया कि जो कॉनकेव वाला रीजन है वहां पे इरोजन होगा और जो नीचे वाला इरोजन कॉन्वेक्स वाला वहां पे डिपोजिशन होगा, लेकिन ये कॉन्वेक्स और कॉनकेव का लोचा समझ नहीं आ रहा। अब ये देखो, ये मेंडरिंग कर रही है नदी, ये भी कॉनकेव है, ये भी कॉनकेव है, ये भी कॉनकेव है, ये भी कॉनकेव है। दूसरी तरफ से देखो तो ये भी कॉन्वेक्स है, ऊपर से ये भी कॉन्वेक्स है, ये भी कॉन्वेक्स है। यहां से कॉनकेव है, यहां से कॉन्वेक्स दिख रहा है, यहां से कॉनकेव दिख रहा है, यहां से कॉन्वेक्स दिख रहा है ना। तो आप पता कैसे लगाओगे, देखो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। देखो नदी के अंदर देखना है, ये नदी मेंटेन कर रही है इस तरीके से, ये वाला जो हिस्सा है ये कॉनकेव है, नदी के अंदर घुस जाओ, सपोज करो तुम नदी के अंदर खड़े हो, तो जो ये वाला हिस्सा दिखेगा आपको केव की तरह, ये घुमाओ, ये कॉनकेव होगा और ये वाला कॉन्वेक्स होगा। ये अब तो समझ आ रहा है ना, ये कॉन्वेक्स क्यों है, कॉन्वेक्स मतलब उभरा हुआ, यहां से देखोगे तो उभरा हुआ दिखेगा और यहां से देखोगे तो ये केव की तरह दिखेगा, तो ये कॉनकेव हो गया और ये कॉन्वेक्स हो गया। समझ आ गया इतना। तो कॉन्वेक्स जो होगा, कॉनकेव में क्या होगा, यहाँ पे इरोजन होगा और कॉन्वेक्स में डिपोजिशन हो जाता है। ये बात यहाँ पे समझ आ गई आपको। ठीक है, चलिए अब एक इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है आगे, ऑक्सबो लेक आने वाला, वो जल्दी से पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलिए ऑक्सबो लेक से पहले एक छोटा सा एक लाइन और एनसीईआरटी ने बताइए, एक कैरेक्टरिस्टिक बताइए क्या होता है। कॉनकेव बैंक जो होता है उसको हम कट ऑफ बैंक बोलते हैं। क्यों, क्योंकि कॉनकेव बैंक जो है नदी का मेंडर का जो कॉनकेव बैंक है ना, वहां पे नदी यहां से पानी तेजी से आता है, मैंने आपको पहले बताया था, तो ये इस किनारे पे दबाव डालता है, लेटरल रिजन ज्यादा होगा। इधर से गाड़ी स्पीड से आ रही है, पहाड़ों पे स्पीड कम पड़ती है ना आपको, नहीं तो आगे निकल जाएगी। वही यहाँ पे हो रहा है, स्पीड कम होनी नहीं पानी की, तो यहाँ पे इस वाले किनारे पे दबाव डालेगी तो यहाँ पे इरोजन होने लगता है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कट ऑफ बैंक, क्योंकि यहाँ पे हमेशा इरोजन चलता रहता है। ऑन द रन ये वाला जो हिस्सा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जब आती है इस साइड पानी जो होता है उसकी स्पीड बहुत कम हो जाती है, तो जो पीछे से मटेरियल आई है वो यहाँ पे डिपोजिट होने लगता है, वो धीरे धीरे लीनियर फॉर्म में होने लगता है, जिसको कि हम पॉइंट बार्स बोलते हैं, हमने लास्ट में पढ़ा था। तो नदी धीरे धीरे इधर की तरफ बढ़ती जाती है और पीछे ये लीनियर पैटर्न्स बनते जाते हैं जिनको हम पॉइंट बार्स बोलते हैं। नदी की फॉर्म फिर इस टाइप की हो जाएगी, थोड़ा टाइम बाद मेंडरिंग बढ़ती जाएगी, इस टाइप की हो जाएगी नदी, अब यहां से जाएगी। ठीक है, ये पीछे पीछे लीनियर बार्स बनते जाएंगे, इनको हम पॉइंट बार्स बोलते हैं। यही बोल रहा है कि इसको तो कट ऑफ बैंक बोलेंगे और शोज ए स्टीप स्कार्प, यहाँ पे स्टीप स्कार्प होता है एकदम से। एंड द कॉन्वेक्स बैंक, और जो कॉन्वेक्स बैंक है ये वाला जो उभार वाला है, प्रेजेंट्स ए लॉन्ग जेंटल प्रोफाइल, इसकी एक लंबी जेंटल प्रोफाइल होती है, बता चुका हूं पहले। ठीक है, फिर भी समझ आ गया आपको। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। अब आ जाते हैं ऑक्सबो लेक पे। ए मेंडर ग्रोज इनटू डीप लूप, मेंडर की जो लूप है बढ़ती जाएगी। द सेम मे गेट कट ऑफ ड्यू टू इरोजन, और वो लूप कभी कभी कट जाती है। जो लूप है हमने बनाई है मेंडर की, ये लूप कभी कभी कट जाती है, यहां से भी कर सकती है। तो क्या होगा, ये कट जाएगी, धीरे धीरे अलग हो जाएगी, नदी का रास्ता हो गया ये, नदी का रास्ता हो गया ये एक लेक बन गई। अब इसको क्योंकि हम ऑक्सबो लेक कहते हैं, ठीक है, इसकी शेप की वजह से इसको ऑक्सबो लेक बोला जाता है। धीरे धीरे टाइम के साथ सूख जाती है। आर लेफ्ट एज ऑक्सबो लेक, तो जो इन्फ्लेक्शन पॉइंट जो है वो
ऑक्सबो लेक्स की तरह, मतलब आर लेफ्ट एज ऑक्सबो लेक्स। क्या है अभी समझाता हूँ मैं आपको, जो भी मैंने लिखा हुआ पढ़ लिया आपको, ये मैं एक बार बताता हूँ कैसे बनती है। इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स भी बता रहा हूँ, ज्यादा टेंशन मत लेना। ये हमारी नदी चल रही है, ठीक है। हम फिलहाल जो एग्जांपल लेते हैं, एक लूप तो हमारी ये हो गई और एक लूप ये हो गई। हमने क्या बोला, कॉनकेव जो बैंक्स होते हैं उन पे हमारा वो बहुत ज्यादा होता है बहाव, और इरोजन ज्यादा होता है। मतलब यहां पे इरोजन ज्यादा होगा, ये किनारा आगे बढ़ रहा है, ये किनारा आगे बढ़ता रहेगा इस तरफ को, ठीक है ना। ये किनारा भी आगे बढ़ता रहेगा इस तरफ को, क्योंकि कॉन्वेक्स है, यहाँ पे डिपोजिशन होता रहेगा, ये भी आगे बढ़ता रहेगा। अब यहां पे आ जाओ, यहां पे भी इधर ज्यादा होगा और इधर ज्यादा होगा, ठीक है। उस चीज को भी छोड़ देते हैं। अब आ जाओ आप यहाँ पे, नदी फिर घूम के आई, अब ऐसे घूमेगी तो फिर दोबारा क्या होगा, यहां पे ज्यादा इरोजन होगा। होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा ना, है। तो क्या होगा, ये किनारा तो आगे की तरफ बढ़ रहा है और ये इधर की तरफ बढ़ रहा है, इरोजन होगा, ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे होगा, इधर से ये भाई साहब चल रहे हैं, नदी आगे बढ़ती रहेगी ऐसे, थोड़ा टाइम बाद यहां पहुंच जाएगी और आगे पहुंच जाएगी, ये भी इधर को बढ़ रहा है। इनको बोलेंगे हम, इन दोनों के इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स। ये दोनों पॉइंट्स एक टाइम के बाद मिल जाएंगे, क्योंकि इधर भी इरोजन ज्यादा हो रहा है, नदी जब घूम के ऐसे जा रही है तो यहां भी इरोजन ज्यादा कर रही है, इधर पीछे डिपोजिशन हो रहा है, ये दोनों पॉइंट्स मिल जाएंगे और ये हमारी नदी का रास्ता सीधा हो जाएगा। अब ये जो पुरानी नदी वाला रास्ता है, यहां पे पानी बचा हुआ है, इसको हम बोलेंगे ऑक्सबो लेक। ये इस शेप में होती है, मोरलेस इसी शेप में होती है, ठीक है। इसलिए धीरे टाइम के साथ सूख जाती है, लेकिन निशान तो रह ही जाते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक मैंने समझा दिया, इसके साथ ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया डिपोजिशनल फीचर्स में। आगे जो हमारा स्टार्ट होने वाला, अब हम स्टार्ट करेंगे ग्राउंड वाटर, ठीक है। ग्राउंड वाटर, अभी हम पढ़ रहे थे रनिंग वाटर। रनिंग वाटर में पहले हमने पढ़े इरोजनल फीचर्स। रनिंग वाटर की वजह से इरोजनल फीचर्स कौन कौन से होते हैं, हमने वैली पढ़ लिया, हमने पोर्ट होल्स एंड प्लंज पूल्स पढ़ लिया, हमने इनसाइज मेंडर्स पढ़ लिया, हमने रिवर टेरेसेस पढ़ लिया। ये हमने क्या पढ़े, 4 टॉपिक पढ़े हमने इरोजनल लैंडफॉर्म जो रनिंग वाटर की वजह से बनते हैं। फिर रनिंग वाटर की वजह से हमने डिपोजिशनल, रनिंग वाटर की वजह से डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स बनते हैं। वो कौन कौन से, एलुवियल फेंस पढ़ लिया हमने, डेल्टा पढ़ लिया, फ्लड प्लेन्स, नेचुरल लिवीज और पॉइंट बार्स पढ़ लिया, और आज हमारा मेंडर्स भी खत्म हो गया। तो रनिंग वाटर की वजह से 4 हमने इरोजनल लैंडफॉर्म्स पढ़ लिए और रनिंग वाटर की वजह से बनने वाले 4 डिपोजिशनल लैंडफॉर्म पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे ग्राउंड वाटर की वजह से बनने वाले लैंडफॉर्म्स। इनको भी 2 कैटेगरीज में बांटा गया, इरोजनल और डिपोजिशनल। तो ग्राउंड वाटर की वजह से सबसे पहले तो ग्राउंड वाटर के बारे में ही पढ़ेंगे, ग्राउंड वाटर क्या है, इसका इंट्रो वगैरह पढ़ेंगे, कैसे कैसे होता है। उसके बाद फिर हम ग्राउंड वाटर की वजह से बनने वाले इरोजनल लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। इरोजनल लैंडफॉर्म्स में 2 ही हैं, पोर्ट होल्स, सिंक होल्स, लैपिज और लाइमस्टोन पेवमेंट्स एक है, सेकंड हमारा केव्स आ जाता है। उसके बाद फिर डिपोजिशनल स्टार्ट हो जाएंगे, डिपोजिशनल भी पढ़ते हैं, टेंशन लेने वाली बात नहीं। फिर ग्लेशियर पे आ जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो ये क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। आपको क्या करना है, आपको वीडियो देखनी बार बार, कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट करना है, ठीक है। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब तो करना ही करना है, ठीक है। चलिए, थैंक यू।